ओके। बहरहाल काम हर हालत में मुकम्मल होना चाहिए और जल्द से जल्द, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं समझता हूँ सर, बार्टन ने कहा और वो भी उठ खड़ा हुआ। जो भी तरीक़ाकार इख्तियार करो, उस इमरान और उसके किसी साथी को जिंदा नहीं बचना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर वाकई यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कोई दूसरा ग्रुप या बिग स्नैक काम कर रहा है तो उसे भी तलाश करो और उसे भी हलाक कर दो, हर सूरत में और हर हाल में। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, आप बेफिक्र रहे चीफ, इस बार मैं इमरान और उसके साथियों को जिंदा बचने का कोई मौका नहीं दूंगा। अब इमरान और उसके साथियों को बार्टन और उसके रेड सेक्शन का सामना करना पड़ेगा, और इस बार रेड सेक्शन हर सूरत में कामयाबी हासिल करेगा। जल्द ही इमरान और उसके साथियों की लाशें मैं लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। बार्टन ने कहा, हाँ, मुझे उनकी लाशें चाहिए और बस। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, मिल जाएंगी चीफ। बार्टन ने कहा, ओके, अब तुम जा सकते हो। कर्नल रिचर्डसन ने कहा तो बार्टन सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने कर्नल रिचर्डसन को मखसूस अंदाज में सलाम किया और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टैक्सी गोल्डन क्लब के सामने रुकी और इमरान दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने मीटर देखकर टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा किया और फिर तेज तेज कदम उठाता क्लब के कंपाउंड की तरफ बढ़ गया। लेकिन अंदर दाखिल होकर वो क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने की बजाय उसके दाएं साइड की तरफ बढ़ गया। साइड से होकर वो उगबी तरफ पहुंच गया। यहाँ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। इमरान इत्मीनान से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर एक राहदारी में पहुंच गया। यहाँ दो मुसल्लह अफराद मौजूद थे जो इमरान को देखकर चौंक पड़े। क्या क्या मतलब, आप कौन हैं और इस तरह यहाँ ऊपर कैसे आ गए हैं? क्या आप नहीं जानते कि ये क्लब का स्पेशल और प्राइवेट पोर्शन है? एक मुसल्लह आदमी ने कदरे तल्ख लहजे में कहा। जानता हूँ, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? दूसरे आदमी ने सख्त लहजे में कहा। मैकपॉल से कहो कि ग्रेटलैंड से ब्लैक माइकल आया है। इमरान ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो चंद लम्हों तक तो वो मुहाफिज खामोश खड़ा रहा। फिर उसने जेब से एक छोटा लेकिन जदीद साख का ट्रांसमीटर निकाला और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। यस, बटन प्रेस होते ही दूसरी तरफ से एक सर्द और इंतहाई करख्त आवाज सुनाई दी। प्रांग बोल रहा हूँ बॉस। ग्रेटलैंड से एक साहब ब्लैक माइकल स्पेशल पोर्शन में आ गए हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। ग्रेटलैंड से ब्लैक माइकल और यहाँ ओ जल्दी लेकर आओ उसे मेरे पास फौरन, दूसरी तरफ से चीखते हुए कहा गया। तो मुहाफिज के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। उसने यस बॉस कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे जेब में डाल लिया। जनाब, आप तशरीफ ले जाएं। दाएं तरफ मुड़ने पर दरवाजा आएगा, अंदर बॉस मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड प्रांग ने इस बार कदरे मौतबाना लहजे में कहा। तो इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। वो इस वक्त मास्क मेकअप में था। फिर दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजे को दबाया तो दरवाजा खुलता चला गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही सोफे पर बैठा हुआ एक मकामी आदमी एक झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात थे। क्या क्या मतलब, तुम कौन हो? उसने जेब में हाथ डालते हुए कहा। अरे, ये क्या बात हुई? ब्लैक माइकल का नाम सुनने के बावजूद पूछ रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ब्लैक माइकल? नहीं, तुम ब्लैक माइकल नहीं हो, मैं उसे पहचानता हूँ। मकामी आदमी ने होंठ चबाते हुए कहा। वाकई में ब्लैक माइकल नहीं हूँ, क्योंकि ब्लैक माइकल गूंगा और बहरा है, सर से गंजा, उसकी नाक टेढ़ी और वो हकलाकर बात करता था। मैला कचीला सा लिबास पहनता है। अब बताओ, क्या मैं तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, लेकिन तुम कौन हो? उस मकामी आदमी ने कहा। तो फिर तुम मुझे जेब में हाथ डालने की इजाजत दो ताकि मैं उसका एक कार्ड निकालकर तुम्हें दे सकूं। इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ठीक है, निकालो, लेकिन ख्याल रखना मेरा हाथ बिजली से भी ज्यादा रफ्तार से काम करता है। मकामी आदमी ने, जो मैकपॉल था, बिगड़े हुए लहजे में कहा। करता होगा, बल्कि बिजली भी तुम्हारे हाथ की रफ्तार से शर्मिंदा रहती होगी, मुझे तस्लीम है। आखिर ब्लैक माइकल जैसा आदमी किसी सुस्त रफ्तार आदमी की सिफारिश तो नहीं कर सकता। क्यों, मैंने ठीक कहा है ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जेब से एक कार्ड निकालकर उसने मैकपॉल की तरफ बढ़ा दिया। उस पर ब्लैक माइकल का मखसूस निशान भी मौजूद है और उसके साथ ही और उसका मौजूदा जाती फोन नंबर भी। उसे फोन करो और उसे कहो कि प्रिंस ऑफ ढम के बारे में उसके क्या ख्यालात है। हो सकता है वो तुम्हें मेरे बारे में शराफत का कोई सबूत दे दे। इमरान ने कहा। तो मैकपॉल ने कार्ड लेकर उसे गौर से देखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसने हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। ठीक है, बैठ जाओ, मैकपॉल ने कहा और खुद भी सोफे पर बैठ गया।
इमरान सामने वाले सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया। मैक पॉल ने साथ ही तिपाई पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और फिर वो कार्ड देखकर तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। ब्लैक माइकल बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। कॉर्सन से मैक पॉल बोल रहा हूँ। तुम्हारे स्पेशल कार्ड लेकर एक आदमी मेरे पास आया है। अपना नाम प्रिंस ऑफ ढम बता रहा है। क्या तुम उसे कंफर्म करते हो? मैक पॉल ने कहा। ओ प्रिंस ऑफ ढम, क्या वाकई प्रिंस इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है? दूसरी तरफ से ब्लैक माइकल ने चौंक कर कहा। हाँ, क्यों? मैक पॉल ने चौंक कर कहा। उसे रिसीवर दो फौरन। दूसरी तरफ से ब्लैक माइकल ने कहा तो मैक पॉल ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान सामने के सोफे से उठकर उसके करीब आकर बैठ गया और उसने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया, जबकि मैक पॉल ने हाथ बढ़ाकर फोन पर मौजूद लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, और ये भी सुन लो कि बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मैक पॉल साहब का कहना है कि उसका हाथ बिजली से भी ज्यादा तेजी से हरकत में आता है और मैं इस वक्त मैक पॉल साहब के साथ बैठा हूँ। अब बताओ कि कितने वोल्टेज के खतरे में घिरा बोल रहा हूँ। मुझे सच में खौफ महसूस हो रहा है, और वो भी हद से ज्यादा। इमरान की ज़बान रवा हो गई तो मैक पॉल ने बेख्तियार होंठ भींच लिए, जबकि दूसरी तरफ से ब्लैक माइकल के हंसने की आवाज सुनाई दी। प्रिंस, मुझे मैक पॉल पर तरस आ रहा है। वो तुम्हें जानता नहीं और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसे तुम्हारे बारे में तफसीलात बताऊं, और मुझे मालूम है कि उसने कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देनी है कि उसके बाद उसका हश्र इबरतनाक हो जाएगा। ब्लैक माइकल ने हंसते हुए कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं। मैक पॉल मुझे अच्छा और बेहद भला मानुस आदमी नजर आ रहा है। बस अभी वो मुझ पर थोड़ा सा शक कर रहा है। जब उसका शक दूर हो गया तो फिर वो हर लिहाज से ओके हो जाएगा। वैसे तुमने कहा था कि मैक पॉल बड़े बड़े काम करने में माहिर है। अब भी ऐसा ही है या मैं किसी और तरफ का रुख कर लूं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, मैक पॉल से ज्यादा अच्छा काम करने वाला तुम्हें एक्रीमिया में और कोई नहीं मिल सकता, और ये इंतहाई बाएतमाद आदमी है। आंखें बंद करके उस पर एतमाद कर लो। रिसीवर उसे दो ताकि मैं उसे तुम्हारे बारे में ब्रीफ कर दूं। ब्लैक माइकल ने कहा। इतना ब्रीफ ना कर देना कि उसे काम लेने के लिए मुझे उसे भारी ब्रीफ केस देना पड़े। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर मैक पॉल की तरफ बढ़ा दिया। तो दूसरी तरफ से ब्लैक माइकल ने अपने मखसूस अंदाज में कहकहा लगाया। हेलो, मैक पॉल बोल रहा हूँ। मैक पॉल ने कहा। मैक पॉल, प्रिंस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर प्रिंस चाहे तो ब्लैक माइकल को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। उसे भीख मांगने और गलियों और बाजारों में चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है। उससे तुम समझ सकते हो कि प्रिंस की क्या हैसियत है। मुझे यकीन है कि तुम प्रिंस का काम कर दोगे, और यकीन रखो कि प्रिंस दोस्तों का दोस्त है। तुम उससे ताउन करोगे तो ये तुम्हारा भी ख्याल रखेगा और मुआवजे के सिलसिले में तुम्हें किसी भी सूरत में मायूस नहीं करेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि उससे जो भी डील करो उस पर पूरी तरह से अमल करना, वरना उसे साफ जवाब दे देना। दूसरी तरफ से ब्लैक माइकल ने कहा तो मैकपाल की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती हुई उसके कानों तक जा पहुंची। ओ, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रिंस का खादिम हूँ ब्लैक माइकल। मैं उसका हर काम हुक्म समझकर करूंगा। मैक पॉल ने इमरान की तरफ देखकर कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। थैंक यू। बस मुझ तक शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये याद रखना कि मैंने बड़े एतमाद से तुम्हारी टिप दी है प्रिंस को। ब्लैक माइकल ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो मैक पॉल ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ब्लैक माइकल जैसा आदमी अगर आपके मुतालिक इस तरह की बात कर सकता है प्रिंस, तो मैं तो आपके सामने परका की भी हैसियत भी नहीं रखता। मुझे माफ कर दो प्रिंस। मैक पॉल ने इमरान से मुखातिब होकर इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। अरे ब्लैक माइकल तो है ही ऐसा आदमी जिसकी तारीफ करने पर आ जाए उसे खौमखा बांस पर ही चढ़ा देता है और फिर उसे नीचे आने का मौका भी नहीं देता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं उसे जानता हूँ। बहरहाल हुक्म फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैक पॉल ने कहा। डार्क हार्ट के रेड सेक्शन का इंचार्ज है बार्टन। क्या तुम उसे जानते हो? इमरान ने कहा। हाँ, वो काफी बड़े ग्रुप का इंचार्ज है और बड़े ऊंचे पैमाने पर काम करता है। मैक पॉल ने जवाब दिया। इस वक्त वो यहाँ कॉर्सन में आया हुआ है। क्या उसके ग्रुप में कोई ऐसा आदमी है जो उसके यहाँ के मौजूदा पते के बारे में बता सके? इमरान ने कहा। ओ हाँ, क्यों नहीं, ये काम तो मैं इंतहाई आसानी से कर सकता हूँ। मैक पॉल ने कहा और उसके साथ ही उसने सामने रखे हुए कार्डलेस फोन पीस को उठाया और उसे ऑन करके उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जयराम बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। चूंकि लाउडर का बटन पहले ही से ऑन था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज इमरान को बखूबी सुनाई दे रही थी। मैक पॉल बोल रहा हूँ। मैक पॉल ने कदरे तहकुमाना लहजे में कहा। हुक्म बॉस। दूसरी तरफ से इस बार
निहायत मुअद्दिबाना लहजे में कहा गया। जयराम, मुझे इत्तला मिली है कि डार्क हार्ट का बार्टन कॉर्सन में मौजूद है। क्या तुम्हारे पास इस बारे में कोई इत्तला है? मैकपॉल ने पूछा। यस बॉस, वो यहाँ किसी खास सिलसिले में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको उसकी आमद की इत्तला ना दी थी। जयराम ने जवाब दिया। जो काम वो करना चाहता है करने दो, लेकिन मुझे उसके बारे में ताज़ा तरीन मालूमात चाहिए, और वो भी फौरन। मैकपॉल ने सर्द लहजे में कहा। ओ ठीक है, मैं अभी मालूम करके आपको रिपोर्ट देता हूँ। जयराम ने कहा। जल्दी मालूम करो और पूरी तफसील के साथ, मैकपॉल ने कहा, और फोन ऑफ करके उसने उससे वापस मेज पर रख दिया। अभी थोड़ी देर तक इत्तला मिल जाएगी, मैकपॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या जयराम इतनी जल्दी मालूम कर लेगा? इमरान ने कदरे हैरत से कहा। तुम फिक्र ना करो प्रिंस, जयराम स्पेशल फोर्स के टॉप सेक्शन का इंचार्ज है। एक्रीमिया से यहाँ आने वाले हर आदमी को, चाहे उसका ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी या किसी भी मुल्क से हो, उसकी चेकिंग जयराम और उसके आदमियों के जिम्मे है। खास तौर पर मशहूर आदमियों को वो मुसलसल निगरानी में रखते हैं और हर खास आदमी की इत्तला मुझे देते हैं। बार्टन चाहे किसी भी रूप में हो, अगर वो एक्रीमिया से यहाँ पहुंचा है तो जयराम ने उसे बहरहाल चेक कर लिया होगा, और जयराम के पास ऐसे आलात है कि वो मेकअप के बावजूद आदमी की असलियत मालूम कर लेता है। मैकपॉल ने कहा। वेल डन, शायद इसीलिए ब्लैक माइकल ने मुझे बताया था कि मैकपॉल एक्रीमिया का ऑक्टोपस है। उसके पंजे पूरे एक्रीमिया पर गड़े हुए हैं और उससे हर किस्म की मालूमात हासिल की जा सकती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी भी कोई बात नहीं, बहरहाल हम बैरूनी लोगों को चेक करते हैं, उसका बाकायदा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। इस तरह बाज औकात एक मामूली सी बात का इतना बड़ा मुआवजा मिल जाता है जो हमारे तस्वुर से भी ज्यादा होता है, मैकपॉल ने जवाब दिया। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो मैकपॉल ने हाथ बढ़ाकर फोन पीस उठाया और उसे ऑन कर दिया। हेलो, जयराम कॉलिंग। जयराम की आवाज सुनाई थी। मैकपॉल बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? मैकपॉल ने पूछा। बॉस, बार्टन अपने 4 साथियों समेत टॉरमोंट कॉलोनी की कोठी नंबर 20 डी ब्लॉक में रिहाइश पजीर है। वो और उसके चारों साथी मेकअप में हैं और ये लोग कोटन बंदरगाह जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। उनका टारगेट एक आदमी बिग स्नैक है, जिसके बारे में उन्हें इत्तला मिली है कि वो जजीरा कोस्टा में मौजूद है। जयराम ने जवाब देते हुए कहा। इतनी तफसील तुमने इतनी जल्दी कैसे हासिल कर ली? मैकपॉल ने हैरत भरे लहजे में कहा। चूंकि मुझसे गलती हो गई थी बॉस कि मैं पहले बार्टन के सिलसिले में आपको रिपोर्ट ना दे सका था, इसलिए मैंने अपने ग्रुप को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर रिपोर्ट दे। और आप जानते हैं कि ग्रुप के पास हर वक्त डबल ऑटो सिस्टम मौजूद होता है, चुनांचे उन्होंने डबल ऑटो सिस्टम की मदद से ये मालूमात हासिल की हैं। जयराम ने जवाब दिया। ओके, बार्टन इंतहाई शातिर और तेज एजेंट है। अगर उसे मामूली सा भी शुबा हो गया कि उसकी निगरानी हो रही है तो तुम्हारा सेक्शन मौत के घाट उतर सकता है, इसलिए हर हाल में तुम मोहतात रहना, समझे? मैकपॉल ने कहा। यस बॉस, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने डबल ऑटो सिस्टम का इस्तेमाल किया था, वरना मैं B21 इस्तेमाल करता, जिससे उनकी तफसीली गुफ्तगू तक टेप हो जाती। जयराम ने जवाब दिया। ठीक है, मैकपॉल ने कहा, और फोन ऑफ करके उसने वापस मेज पर रख दिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह कोस्टा जजीरा कहाँ है और उसकी क्या तफसील है? इमरान ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। कोस्टा जजीरा कोटन बंदरगाह से तकरीबन 210 नॉटिकल के फासले पर बैनुल अक़वामी समंदर में है। उस पर एक्रीमिया का कोई खास अड्डा है, इसलिए वो जजीरे पर किसी को दाखिल नहीं होने देते। इसलिए आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि वहाँ क्या है। अलबत्ता वहाँ एक्रीमियन मिलिट्री फोर्स की काफी बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद रहती है, मैकपॉल ने जवाब दिया। हैरत है, अगर वहाँ पर एक्रीमियन अड्डा मौजूद है तो फिर बार्टन वहाँ क्या करने जा रहा है? इमरान ने सोचने के अंदाज में और हैरत भरे लहजे में कहा। इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे जो तफसीलात मिली हैं वो मैंने आपको बता दी है, मैकपॉल ने जवाब दिया। ठीक है, क्या तुम उस जजीरे पर मौजूद उस अड्डे के इंचार्ज के बारे में मालूम कर सकते हो? इमरान ने कहा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। एक्रीमियन नेवी कोस्ट गार्ड्स में मेरा एक खास आदमी है, शायद उसे मालूम हो, मैकपॉल ने कहा, और एक बार फिर उसने फोन पीस उठाया और उसे ऑन करके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, PA टू डायरेक्टर स्पेशल कोस्ट गार्ड्स। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। मैकपॉल बोल रहा हूँ, कोडी से बात कराओ, मैकपॉल ने कहा। ओके, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कोडी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मैकपॉल बोल रहा हूँ, क्या ये फोन महफूज है? मैकपॉल ने कहा। ओ, एक मिनट रुको। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हाँ, अब ओके है, बोलो।
चंद लम्हों बाद दोबारा कोडी की आवाज सुनाई दी। कोडी, ये बताओ कि कोस्टा जजीरे पर एक्रीमियन अड्डे का इंचार्ज कौन है? क्या तुम्हें उसका नाम मालूम है? मैकपॉल ने तेज लहजे में पूछा। हाँ, उसका नाम कमांडर फ्रैंक है, कोडी ने जवाब दिया। तो इमरान ने मैकपॉल के हाथ से फोन पीस ले लिया। क्या बता सकते हो कि यह अड्डा किस किस्म का है? इमरान ने मैकपॉल की आवाज और लहजे में कहा। तो मैकपॉल बेख्तियार चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन वो खामोश रहा। इस अड्डे पर इंतहाई जदीद रडार नस्ब है, लेकिन इस जजीरे के अंदर किसी अजनबी का दाखिला ममनू है और कमांडर फ्रैंक इन मामलात में इंतहाई सख्त है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन्होंने जजीरे से 3 किलोमीटर के दायरे में खुसूसी इंतजामात कर रखे हैं। आने वाले को रोका जाता है, अगर वो रुक जाए तो उसे वापस भिजवा दिया जाता है, वरना उसे गोली से उड़ा दिया जाता है। और उस तरफ तमाम फ्लाइट सर्विस भी ममनू करार दी गई है, कोडी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब ये बताओ कि उस कमांडर फ्रैंक से राब्ता कैसे किया जा सकता है? क्या वहाँ फोन है? इमरान ने मैकपॉल के लहजे में कहा। हाँ, फोन नंबर तो सबको मालूम है, लेकिन सिवाय खास लोगों के और किसी के फोन पर किसी से बात नहीं कराई जाती, कोडी ने जवाब देते हुए कहा। उसका नंबर बताओ, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। थैंक यू, इमरान ने कहा और फोन ऑफ करके उसने वही नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया जो कोडी ने बताया था। यस, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। रडार हेडक्वार्टर इंचार्ज कमांडर फ्रैंक से बात कराओ, इमरान ने खालिसतन एक्रीमी लहजे और जबान में बात करते हुए कहा। और मैकपॉल इस तरह इमरान को देख रहा था जैसे वो इंसान की बजाय किसी माफूकुल फितरत चीज को देख रहा हो। आपका नाम और ओहदा, दूसरी तरफ से कदरे मोतबाना लहजे में कहा गया। स्पेशल डायरेक्टर शोगान फ्रॉम मिलिट्री सेक्शन, इमरान ने जवाब दिया। ओ यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से इस बार कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। हेलो, कमांडर फ्रैंक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा मुअद्दबाना था। हमें इत्तला मिली है कि एक सरकारी एजेंसी डार्क हार्ट के रेड सेक्शन के इंचार्ज मिस्टर बार्टन का तुमसे राब्ता है। वो कोस्टा आता जाता रहता है, कि ये इत्तला दुरुस्त है? इमरान ने कहा। बार्टन? नो सर, मैं तो ऐसे किसी आदमी से वाकिफ नहीं हूँ, कमांडर फ्रैंक ने कहा। जबकि मेरी मुस्तैका इत्तला के मुताबिक बार्टन अपने 4 साथियों के साथ आज जजीरा कोस्टा पहुंचने वाला है, इमरान ने कहा। ओह नो सर, आपको गलत इत्तला फराम की गई है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बहरहाल आप मोहतात रहे, वो अब सरकारी आदमी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि किसी दुश्मन ने उसकी खिदमत हायर की हो, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओके कहकर फोन ऑफ कर दिया। प्रिंस, आप फौरन लहजा और आवाज कैसे बदल लेते हैं, और वो भी इस कदर कामयाब, मैकपॉल ने हैरान होते हुए कहा। अब क्या बताऊं, बड़ी जान मारी है, तब जाकर ये सलाहियत हासिल हुई है। बहरहाल तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने मेरी वाकई मदद की है। अब बोलो, कितना मुआवजा दूं तुम्हें? इमरान ने उठते हुए कहा। $2 लाख दे दे बस, मैकपॉल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गुड, तुम वाकई बिजनेसमैन हो कि तुमने मुआवजे के बारे में कोई तकल्लुफ नहीं किया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप जानते हैं कि बिजनेस इज बिजनेस, वैसे मैंने रियायत कर दी है, वरना जितना वक्त मैंने आपको दिया है $10 लाख से कम मुआवजा न लेता। लेकिन आपसे मिलकर हकीकतन मुझे बेहद खुशी हुई है, इसलिए कम मुआवजा ले रहा हूँ, मैकपॉल ने भी उठते हुए कहा। ओके, मुआवजा तुम्हें मिल जाएगा, इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। पार्किंग में उसकी कार मौजूद थी। इमरान ने कुछ सोचकर अपनी कार वहीं छोड़ दी और पार्किंग में मौजूद दूसरी कार की तरफ बढ़ा। उसने कार के लॉक को मास्टर की से खोला और उसे स्टार्ट करके वहां से लेकर निकलता चला गया। पार्किंग में चूंकि सिक्योरिटी का इंतजाम न था, इसलिए इमरान को वहां से कार निकाल कर ले जाने में कोई मसला ना हुआ था। थोड़ी देर बाद वो कार में उस नई रिहाइशगाह की तरफ उड़ा जा रहा था जहां उसके साथी मौजूद थे। रिहाइशगाह में पहुंचते ही इमरान ने अपने साथियों को साथ लिया और फिर वो अपने साथियों के साथ कार में सवार निहायत तेज रफ्तारी से शहर के नौहा में वाक़ एक नौ आबाद कॉलोनी टॉर्मन की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि साइड सीट पर जूलिया बैठी हुई थी। उगबी सीट पर तनवीर, कैप्टन शकील और सफदर तीनों बैठे हुए थे। जूलिया समेत सब एक्रीमियन मेकअप में थे। टॉर्मन कॉलोनी में दाखिल होते ही इमरान ने कार की रफ्तार आहिस्ता की और फिर उसी रफ्तार से वो आगे बढ़ता चला गया। कॉलोनी की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद उसने कार एक रेस्टोरेंट की साइड में बनी हुई पार्किंग में रोक दी। चलो, यहाँ से आगे जाने के लिए हमें पैदल सफर करना होगा, इमरान ने कहा और कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया।
जूलिया समेत बाकी साथी भी नीचे उतर आए। क्या यहाँ तुम बार्टन को कवर करने के लिए आए हो? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा तो उसकी बात सुनकर इमरान चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? तुमने कैसे अंदाजा लगाया? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा, क्योंकि उसने अब तक अपने साथियों को कुछ नहीं बताया था। तो क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? उसकी बात सुनकर जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम शायद नहीं जानती कि अहमक होना इस दौर में कितना बड़ा एजाज है, क्योंकि अक्लमंद को तो सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं मिलता। बेशक कैप्टन शकील से पूछ लो, जबकि अहमक बगैर सोचे समझे जिंदगी गुजारता है और खूब लुत्फ उठाता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही वो सड़क क्रॉस करता हुआ दूसरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जूलिया और दूसरे साथी भी उसके पीछे चल रहे थे।